Anji, welcome to the second meeting. The next, we have another AC component, and that is called what? That is called the capacitor. जिस तरह अभी आपने पीछे देखा कि इंडक्टर जो है इट रिस्पॉन्ड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द AC signal. So similarly, the capacitor also respond the frequency of the AC signal. So, what is a capacitor? You know that a capacitor is a passive component and it is used to store the electric charge. चार्ज को स्टोर करता है. आप मुझे ये बता सकते हैं अगर सिंपल पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, क्या फर्क है दोनों में? जी, गिव द आंसर. अरे ये आई थिंक चार्ज को स्टोर करता है और वो उसको अपोज करता है. जी जो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और इंडक्टर अपोज करता है, यानी उसको. सर जो कैपेसिटर वो सिर्फ एसी करंट को अलाउ करता है फ्लो, और इंडक्टर डीसी को. सर इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है, उसमें इलेक्ट्रिक नहीं करता. और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होते हैं. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला. कैपेसिटर जो है दिस इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज in the form of electric field, जबकि इंडक्टर जो है that is used to store what? इसके अंदर क्या चीज स्टोर होती है in the form of magnetic field? चार्जेस. जी नहीं, किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से होता है? करंट की वजह से होता है. तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडक्टर जो हैं दे आर यूज्ड टू स्टोर करंट in the form of magnetic field या in the form of magnetic energy, जबकि कैपेसिटर जो हैं these are used to store charge in the form of electric energy. आप इन दोनों के एक्सप्रेशन जानते हैं कि what is the expression for electric energy and what is the expression for magnetic energy? आपने पढ़ा होगा. कॉपी पे आप लिख लें. इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 1/2 CV². ये पढ़ा हुआ है एक्सप्रेशन आपने? यस सर. यस सर. और मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है 1/2 LI². ये भी किन आपने पढ़ा होगा. यस सर. तो इसका मतलब L क्या है? L इज द इंडक्टेंस. C क्या है? C इज द कैपेसिटेंस. So you can say that capacitors जो हैं they are used to store electric energy in the form of charge, whereas the inductors are used to store the magnetic energy
in the form of current. अब आप ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर में क्या है। कैपेसिटर जो है एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और इन प्लेट्स के दरमियान आपका कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज मेंट बाय द डाइलेक्ट्रिक। क्या डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटिंग मटेरियल भी कहते हैं? यस सर। और इंसुलेटर्स क्या होती हैं? जिनमें से करंट पास नहीं होता। करंट पास नहीं होता। ठीक है। अब आप ये बताएं कि करंट किस वजह से होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज फ्लो करता है? नो सर। नो। अब आप मुझे ये बताएं कि किसी भी चीज में जो करंट है इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सर एक दफा रिपीट करना। इलेक्ट्रॉन्स। मैंने ये पूछा है कि ये किसी भी कंडक्टर में से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस वजह से होता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है या प्रोटॉन के फ्लो की वजह से होता है? सर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से क्यों नहीं होता? यस सर। प्रोटॉन्स की वजह से क्या करंट फ्लो कर सकती है? नो सर। क्यों नहीं? व्हाट इज द रीजन? चार्ज पॉजिटिव होता है प्रोटॉन। चार्ज तो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट नहीं हो सकता। चार्ज तो कोई भी हो फ्लो करे तो सर करंट। चार्जेस ने लोअर पोटेंशियल। जी जी। क्या करंट? सर चार्जेस ने लोअर पोटेंशियल। नो। सर जब एक पार्ट से दूसरे में जाता है पॉजिटिव तो वो पीछे नेगेटिव छोड़ जाता है चार्ज। ये बात नहीं है यार, बात सिंपल सी है। सर चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। नहीं, ये बात भी नहीं है। बात ये है प्रोटॉन्स एटम में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? Where the proton Nucleus. exists in an atom? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्या आप न्यूक्लियस में से प्रोटॉन्स को निकाल सकते हो? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपकी वो प्रोटॉन जो है ये बाउंड होते हैं। तो एक बात याद रखें कि करंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ये बाउंड चार्जेस की वजह से नहीं होता। एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आउटसाइड द सर। ऑर्बिट्स में। इसका मतलब ये होगा ऑर्बिट में से आप इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अगर किसी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पे उस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? देंगे तो नेगेटिव आएगा। तो फिर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वन थिंग मस्ट बी रिमेंबर कि करंट जो है दैट इज ओनली ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की वजह से करंट नहीं होता क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है? अच्छा। yes, sir. अब आप ये भी जानते हैं, अभी हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक्स कितनी किस्म की होती हैं? पढ़ा होगा यकीनन आपने। डाइलेक्ट्रिक दो तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड एयर the polar dielectric and one is called non-polar. ये पोलर और नॉन पोलर में क्या फर्क होता है? कोई सिंपल सा एक डिफरेंस मुझे बता दें। चार्जेस होते हैं जी नेगेटिव और पॉजिटिव। पोलर के अंदर सिमिलर सर, चार्जेस या नॉन पोलर के अंदर ऑपोजिट चार्जेस? नॉन पोलर के अंदर ऑपोजिट चार्जेस। सिमिलर होते हैं। कोई लफ्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल सर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल सर में चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। या वो मटेरियल या वो डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें चार्जेस जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। आप मुझे ये बताएं कि नॉन पोलर में चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? सर नहीं होगा। लार्ज नहीं होगा, जीरो होगा, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा? जीरो होगा। जबकि पोलर्स में दे हैव सम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंडरस्टैंड? सो कंस्ट्रक्शन में इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर के अंदर वी हैव द टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट्स के दरमियान हमारा कोई भी मीडियम होगा विच इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक। अब ये मीडियम एयर भी हो सकता है, ये मीडियम माइका शीट भी हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कोई ऑयल या आपका पेंट भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है? सो दीज आर एंड सिंबॉलिकली हाउ द कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड। Symbolically, it is represented by this. We have the two parallel lines हैं जिससे आप इसको represent करोगे. All right. Now we see how we can charge the capacitor. हाँ जी. अब अगर आपके पास ये कैपेसिटर हो तो अब आप खुद देख रहे हैं कि इस कैपेसिटर के अंदर आपके पास दो क्या हैं? लीड्स लगी हुई हैं, कंडक्टिंग लीड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन लीड्स को या इन को आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे तो आपका ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाएगा। चलें जी, लेट मी कंसीडर हियर कि मैं ये एक कैपेसिटर है, इसकी जो लेफ्ट प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाता हूं और राइट प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाता हूं। तो आप मुझे ये बताएं कि जब इस लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से लगाएंगे देन व्हाट हैपेंड हियर? करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो करेगा। क्या जी? प्लेट पे करंट पॉजिटिव फ्लो चार्जेस आ स्टार्ट हो जाएंगे। जाएगा। अब देखें, मुझे ये बताएं कि बैटरी लगाने से पहले इन प्लेट्स पर कौन सा चार्ज है? नो चार्ज, न्यूट्रल। न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं है। मैग्नेटिक चार्ज। कौन सा चार्ज है इन दोनों प्लेट्स पर बिफोर अप्लाइंग द बैटरी? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? सर रेस्ट हालत में किसी भी चीज का चार्ज नेगेटिव नहीं होता। नहीं जी, ये प्लेट्स किस मटेरियल की बनी हुई हैं? मेटल। मेटल। मेटल इंसुलेटिंग। होता है। ये प्लेट्स किस मटेरियल की बनी है? दीज आर द कंडक्टिंग प्लेट्स।
और कंडक्टिंग प्लेट का मतलब क्या होता है? कंडक्टर्स या कंडक्टिंग प्लेट्स का मतलब ऐसी प्लेट्स जिनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। इसलिए इनकी प्लेट्स की सरफेस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मुझे ये बताएं, अगर वोल्टेज अप्लाई करने से पहले क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन दोनों पे सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा। क्योंकि सेम दोनों होगा। प्लेट्स जो हैं उनकी एरिया एक जितनी है, इसलिए आप ये कहेंगे कि इन दोनों प्लेट्स पर इक्वल नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। जब मैं इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से लगाऊंगा तो देन व्हाट हैपेंड? करंट फ्लो करेगा। पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्जेस। जब मैं इस प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से लगाऊंगा तो क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो उस सूरत में क्या होगा? इस प्लेट पर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो फिर कौन सा चार्ज यहाँ पे क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। अब बैटरी के पास क्या आया? बैटरी के पास नेगेटिव चार्ज आया ना। अब बैटरी जो है वो एक्चुअली आपकी चार्जेस को एक पुशिंग फोर्स देती है, और वो क्या काम करेगी? वो इन चार्जेस को पुश कर देगी टू द अदर टर्मिनल्स। अब क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ लगा हुआ तो नेगेटिव इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन इसको। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो इस पे नेट चार्ज क्या है, क्या कौन सा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इस पे एक्सेस हो जाएगी। इस प्लेट पे किसकी एफिशिएंसी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जबकि इस प्लेट पे क्या होगी? एक्सेस होगी। तो इस सूरत में क्या होगा कि एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या दोनों प्लेट्स पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव 5 कूलम चार्ज क्रिएट करता है तो इस प्लेट पर नेगेटिव 5 कूलम चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes. So, Yes, sir. when the conducting plates of parallel plate capacitor are connected with the DC source, one plate become positively charged and other become negatively charged as shown. The left figure show that the uncharged capacitor, मतलब ये नीचे देखें, हम आपसे बड़ी शेप है वो। this one, ये कब है situation? When no battery is placed here, so then what you see here, जब कोई बैटरी आपकी नहीं लगी होगी तो दोनों प्लेट्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद सेम है और दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट्स पर वी हैव द इलेक्ट्रॉन, और जब दोनों प्लेट्स पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन वी कॉल इट द कंडक्टिंग प्लेट्स कहलाती हैं। क्या इन प्लेट्स में पॉजिटिव चार्ज भी होगा? क्या इन प्लेट्स में प्रोटॉन्स होंगी? Yes, sir. क्या इस प्लेट में प्रोटॉन्स हैं? यस सर। नो सर। वजह आप जानते हैं कि कोई न्यूक्लियस भी में मटेरियल किस चीज से मिलके बनता है? कोई भी मटेरियल एटम्स से मिलके बनता है, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब अगर मैं इस प्लेट की दोनों टर्मिनल्स के साथ एक बैटरी लगाऊंगा तो देन व्हाट यू सी,
कि आपकी जो लेफ्ट प्लेट है दैट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज इसके मतलब इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को जाहिर करता है। डोंट से दैट कि ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है। आप खुद देख रहे हैं कि इन पॉजिटिव चार्जेस पर क्या है, एक सर्कल सा बना हुआ है ना, कवर्ड है। तो कवर्ड पॉजिटिव चार्जेस जो होती हैं वो प्रोटॉन्स होती हैं, और इस प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इन दिस वे यू कैन से दैट कि आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज कर जाता है। अगर आपने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ जी, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग कैसे की जाती है। आई थिंक बैटरी तार का लोड लगा। क्या जी? टर्मिनल चेंज कर देंगे सर। सर बैटरी पावर रिवर्स कर टर्मिनल्स दे। चेंज कर देंगे। टर्मिनल चेंज हो जाएंगे। टर्मिनल चेंज करेंगे। इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए जरूरी है कि आप दोनों टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइंट कर दे थ्रू अ वायर। तो क्या होगा कि आपका कैपेसिटर जो है ये डिस्चार्ज कर जाएगा। न्यूट्रलाइज। ठीक है जी। अच्छा जी, द नेक्स्ट वी हैव तो फिर कैपेसिटेंस क्या होती है? जितना एक कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। Capacitance tells us the ability to store the charge, कि आपका कैपेसिटर कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। अब एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, वो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही होती है। तो फिलहाल वी सी दैट व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज सिंपली एज द रेशियो ऑफ amount of charge to the applied voltage। ये रेशियो क्या है चार्ज और वोल्टेज की, दैट इज नोन एज द कैपेसिटेंस कहलाएगी। और इट इज रिटन इन दिस वे आल्सो, यू कैन राइट Q is equal to CV or V is equal to Q by C। The first expression what you see कि अगर आपकी कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो आपकी चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा चार्ज जो है वो स्टोर करेगा। ठीक है। और दूसरी बात कि अगर चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसमें अगर कैपेसिटेंस कम है तो वोल्टेज ज्यादा होगी, अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो वोल्टेज जो है वो कम होगी। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड। और 1 फैरेड क्या है? बाय 1 फैरेड मीन कि अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें और अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर कर जाए इन प्लेट्स पर, तो देन यू से दैट द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड। सो 1 फैरेड यू कैन राइट इट इज रिटन एज 1 वोल्ट 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट। तो 1 इसका मतलब ये हुआ 1 फैरेड इज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस when 1 coulomb of charge is stored with 1 volt across the batteries, across the plates. What is meant by the 2 farad? 2 farad से आप क्या मुराद लेंगे? टू कूलम ऑफ चार्ज। ये 2 coulomb of charge स्टोर करे कब? जब उसमें से 2 2 वोल्ट वोल्टेज 2 क्रॉस वोल्ट ऑफ करेगा। बैटरी।
2 वोल्ट और 2 कूलम चार्ज स्टोर होगी तो कूलम आपकी कैपेसिटेंस 2 फैरेड होगी। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। ठीक। The capacitance is said to be 2 farad when 2 coulomb of charge stored by the application of 1 volt across the plates. 1 वोल्ट लगाने से अगर 2 कूलम चार्ज दोनों प्लेट्स पे आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 2 फैरेड कहलाएगा। और फैरेड जो है that is the bigger unit. The smaller units of the capacitance are known as the microfarad and the picofarads. 1 microfarad किसके बराबर होगा? 10 raised to power minus 6 farad के, और 1 pico बराबर होगा 10 raised to power minus 12 farad के। अब शुरू में अगर आप पहली स्लाइड या पहला पेज देखें तो वहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर के मुतालिक 2 बातें की गई थी। इंडक्टर किस चीज को अपोज करता है? चेंज ऑफ करंट को, जबकि कैपेसिटर अपोज करेगा चेंज ऑफ वोल्टेज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज लिख सकते हो। हाँ जी, ये है क्यू चार्ज है। चार्ज को आप कैसे डिफाइन करते हो इन टर्म्स ऑफ करंट? जी, करंट को कैसे डिफाइन करते हो? Rate of flow of charges. Flow of Rate of charges. flow of charge। इसलिए मतलब करंट इज इक्वल टू व्हाट? करंट इज इक्वल टू क्यू बाई Rate of टी। flow of charges. Q by T. तो फिर क्यू किसके बराबर होगा? Charge flow of charges. करंट इज डिफाइंड एज क्यू बाई टी, तो क्यू Q किसके by T. बराबर होगा? IT. Q is equal to Q IT. CV. क्यू इज इक्वल टू CV. आई टी होगी। तो इसमें क्यू की जगह आप क्या लिखोगे? आई टी। तो फिर इसको फर्दर लिख सकते हो आई डिवाइडेड बाय वी बाय टी, लाइक दिस, like this. So here what you see here in this expression we see that the capacitance is defined in terms, the capacitor in terms of change of voltage, rate of change of voltage. ठीक है? तो C is equal to I over dV by dt. This dV by dt actually क्या represent करता है? Rate of change of voltage. Rate of change of voltage. So you can write C is equal to I dV by dt here. dV by dt represent the rate of change of voltage. I represent the charging current. So अगर आपका वोल्टेज में चेंज 1 वोल्ट पर एम्पियर हो, 1 वोल्ट पर सेकंड हो, तो आप कहते हैं कि उसमें 1 एम्पियर करंट चलेगा। तो then you can say that the capacitance is said to be 1 farad. ठीक है? Hence 1 farad may be defined as capacitance when 1 ampere current flow as the applied voltage across the plate changes 1 volt per second. You can say it is the 1 farad. So here is a simple example. What is the capacitance of a capacitor if the charging current of 100 milliampere?
आप फ्लो करें when the applied voltage changes 20 volt at the frequency of the 50 hertz. आप मुझे ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम के दरमियान कोई रिलेशनशिप है? F into F is equal to 1 over T. F is equal to 1 over T. इसका मतलब क्योंकि अब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोन है तो आप टाइम डिटरमिन कर सकते हो. तो व्हाट इज द टाइम? द टाइम विल बी इक्वल टू 1 over 50. PV कितनी है? 20 वोल्ट है. DT कितना है? 1 over 50 मीन 0.02 सेकेंड है. I कितना है? 100 मिली एम्पियर. So in this way you can determine the capacitance of the capacitor. आप find out कर सकते हो. ठीक है जी. Is now look Yes, at sir. some other examples here. ये न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम थी एक दफा दोबारा. क्या जी क्या बोल रहे हैं? ये जो प्रॉब्लम आपने अभी बताई है ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें. ऊपर वाला जी वो कहते हैं कि आपने कैपेसिटेंस डिटरमिन करनी है. अगर चार्जिंग करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर का हो. कब? जब आपकी वोल्टेज में चेंज 20 वोल्ट की आए एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज. दूसरे लफ्जों में अगर वोल्टेज में चेंज 20 वोल्ट आए इन द टाइम ऑफ 0.02 सेकेंड तो आपने ये बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगी. Here the current is equal to the 100 milliampere. 100 milliampere mean it is a 0.1 ampere. वोल्टेज में चेंज जो है वो 20 वोल्ट की है, जबकि टाइम जो है जो लैप्स कर रहा है वो 0.02 सेकेंड का है. तो आप लिखोगे 0.1 over 20 divided by 0.02 second. So in this way you get 0.1 into 10 raised to power minus 3 farad. और इसको क्योंकि माइक्रो में बनाना है तो माइक्रो में बनाने के लिए आप इसको 10 raised to power minus 3 से मल्टीप्लाई और 10 raised to power minus 3 से डिवाइड करेंगे. So in this way you say that its capacitance is the 100 microfarad. सर टाइम गिवन होगा? जी टाइम, अगर टाइम आपको गिवन भी हो सकता है या आपको फ्रीक्वेंसी भी दी जा सकती है. इस तरह प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो आप टाइम निकाल सकते हो. एंड देन these are the some other examples. सर जी सर स्लाइड्स तो सेंड कर देना कल वाले और आज वाले लेक्चर कर देते हैं आज ही करूंगा. ये टाइम वाला बता दे, फ्रीक्वेंसी से ऐसे कैसे सेंड नहीं निकालना? कर रहा क्योंकि अभी ये चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था. अभी नीचे बहुत सारी चीजें रहती हैं इसमें डालने वाली. जब वो डल जाएंगी तो मैं ऑटोमेटिकली आपको सेंड कर दूंगा. समझ गए? सर पूरा चैप्टर सेंड कर देंगे? जी तो जितना पढ़ाया है सारा? चल जितना पढ़ाया वो आपको सेंड कर देते हैं. सर ये ओके फ्रीक्वेंसी से हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से टाइम कैसे निकालना वो फार्मूला बता दें जरा. ठीक हो गया जी. तो द रिमेनिंग टाइम इज द 1 मिनट. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी सी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं
जिन पे आपकी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है। सर वो टाइम वाला बता दें। कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी नोन है तो आप टाइम निकाल सकते हो बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टाइम बराबर होता है 1/f। तो प्रॉब्लम में दोनों सूरतें हो सकती हैं, टाइम भी दिया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी भी दी जा सकती है।